नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस की 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। इस दौरान उसने उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन के साथ कई बार कई चीज़ों को लेके बातचीत की और इस मीटिंग के बाद भारत और रूस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। 9 बिंदुओं का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। अब इस स्टेटमेंट में कुछ खास डिटेल नहीं दी गई है, बहुत ही ओपन एंडेड है और ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो भारत रूस के बीच जो डिस्कशंस हो रहे हैं कुछ महीनों से कुछ सालों से उसके आधार पे उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं इस स्टेटमेंट को एक एक करके पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल छिपी हुई है। माफ़ कीजिए, ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ़ अंग्रेज़ी में है और या रूसी भाषा में है, तो हिंदी में नहीं है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो भी चीज़ें हैं वो हिंदी में जो भी इम्पोर्टेंट है वो बोल दूँगा। तो देखिए, स्टेटमेंट है 9 जुलाई को रिलीज़ किया गया है मॉस्को में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत हुई थी उसके बाद। और इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। मेन जो है कि भई जो 2 देशों के बीच जो ट्रेड है, उसको और बढ़ाया जाए 2030 तक, ठीक है? और उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगी, जो भी आपको ईज़ ऑफ बिज़नेस डूइंग खत्म करना करना है या फिर आदान-प्रदान इन्फॉर्मेशन करना है, जो भी करना है, तो ये है। और इसमें जो है, जो पहला पॉइंट था ये वही है। और इसमें कहा गया है कि एलिमिनेशन ऑफ नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है? अ, ये मोस्टली जो पेमेंट को लेके बातचीत हो रही है, उसको हो रहा है क्योंकि जो जब से सैंक्शंस लगे हैं, तो रशियन बैंक जो है स्विफ्ट के थ्रू डॉलर के या उस तरह से ट्रेड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और भारत चाहता है कि डॉलर पे डिपेंडेंस घटाई जाए रशिया के साथ ट्रेड करने में। तो हम जो है रूबल की बजाय रुपए में उनसे रुपए में ट्रेड कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो रुपए इस्तेमाल करें। लेकिन समस्या उस पे आ रही है। ख़ैर, उस पे हम दूसरे पॉइंट पे जाएँगे, क्या समस्या आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, पॉसिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग ईएईयू इंडिया फ्री ट्रेड एरिया। अभी ये ईयू जो क्या है, ये है यूरेशियन अ नहीं, यूरेशिया, सॉरी, नॉट यूरेशिया, यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन है जो पुराने सोवियत कंट्री से, मतलब जो सोवियत यूनियन का पार्ट थे, सेंट्रल एशिया के जैसे कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना? तुर्कमेनिस्तान, ये सब कंट्रीज़ और मेरे ख़्याल से अज़रबैजान, आर्मेनिया और पॉसिबली ईरान, ये सब कंट्रीज़ मिला के प्लस बेलारूस, है ना? ये सब कंट्रीज़ मिला के इकोनॉमिक ज़ोन, यानी कि एक जैसे कि यूरोपियन यूनियन की तरह एक इकोनॉमिक ज़ोन बनाएँगे। और या आई थिंक मेरे ख़्याल से ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है ये, या बातचीत चल रही है। मैं श्योर नहीं इस बारे में, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और इंडिया की जो फ्री ट्रेड हो जाए। फ्री ट्रेड होगा तो उससे क्या है कि जो भारत की करेंसी है, जो रुपी है, रशिया वाले उसको यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग थोड़ी-सी आसान हो जाएगी। और इसमें जो एक जो इंक्रीज़िंग है, इंक्लूडिंग इंक्रीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अचीव बैलेंस बायलैटरल ट्रेड। अब आपको पता होगा कि हम रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से। तो एक ये ट्रेड डेफ़िसिट हो गया, मतलब कि हम बहुत तेल खरीद रहे हैं उनसे और उनको बेच नहीं रहे। तो एक तरह से ये बहुत इम्बैलेंस ट्रेड हो गया। तो भारत चाहता है कि भई रूस जो है हमसे चीज़ें खरीदे, मतलब हम रुपये में उनको उनके तेल के लिए पेमेंट करेंगे और उस रुपये से वो जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, जो भी चाहिए वो खरीदें। तो इस बारे में बात की जा रही है कि कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे जो है रूपी रूबल ट्रेड को और ठीक से बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो रशिया वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि भई उस रुपये का हम करें क्या? कि हम आपने दे दिए। तो इसको लेके बातचीत चल रही है और मेरे ख़्याल से इसको लेके और बातचीत चलेगी। और यही बात हो रहा है, जैसे दूसरा पॉइंट है, वही चीज़ है। दूसरा जो पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ बायलैटरल सेटलमेंट यूजिंग नेशनल करेंसीज़, रूपी रूबल जो सेटलमेंट है, और उस पे लेके बात चलेगी। और इसका फ़ायदा बहुत है। अगर आप टूरिस्ट हैं और रूस जाना चाहते हैं, तो फिर आपको मुश्किल आ जाएगी क्योंकि अम, बैंक जो है अभी लिंक नहीं है हमारे। और बातचीत चल रही थी, मीर जो रूस का यूपीआई टाइप सिस्टम है और भारत का जो भीम है यूपीआई, वो दोनों एक दूसरे कंट्री में जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाए, तो फिर आसान हो जाएगा। और मतलब छोटी-मोटी ट्रेड जो ट्रेड करते हैं लोग, उनको भी आसान हो जाएगा, पैसे भेजना, पैसे ले जाना, और इससे बहुत आसानी हो सकती है। तो ये बहुत मेन मुद्दा है और इस पे कोई
अभी तक डिटेल आई नहीं है, लेकिन इस पे बातचीत चल रही है। यही एक मुद्दा था कि भाई इस पे हम बातचीत और करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसे ही जो है इन्होंने कहा है नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लेन। तो व्लादिवोस्टोक जो है रशिया के सबसे ईस्टर्न पार्ट का एक बड़ा शहर है, और चेन्नई से जो है हम उसको लिंक करना रहता है। सी मतलब एक वो लिंक पहले से ही है, पर लेकिन हमारे डेडिकेटेड जो है फ्लीट बनाना चाहते हैं और ईजी हो जाए। और याद रखिए 1971 की जब जंग हुई थी, और जो अमेरिका ने भारत को रोकने के लिए अपना एक फ्लीट भेजा था, एक पूरा जहाज, जंगी जहाजी बेड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको रोकने के लिए जो सोवियत सबमरीन का फ्लीट आया था, वो इसी रास्ते से आया था, व्लादिवोस्टोक से चेन्नई के रास्ते, सी लाइन जो हम बात कर रहे हैं। तो भारत चाह रहा है कि ये कमर्शलाइज हो जाए, या इस पे और अ, अ, बातचीत होनी शुरू हो जाए, या फिर और जो है जहाज जाए, तो ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा अभी जो आ रहा है। इसके अलावा एक जो नया रूट हो रहा है वो नॉर्दर्न सी रूट। नॉर्दर्न सी रूट जो है अभी का जो रूट है सुएज canal होके, उससे थोड़ा छोटा है। और जैसे कि आपको पता होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रशिया के नॉर्थ में जो बर्फ़ है पिघलनी शुरू होगी, तो जो रूट है वो साल भर हो सकता है फ्यूचर में अवेलेबल हो जाए। तो शॉर्ट रूट है, तो भारत से रूस को जो जहाँ पे तेल वगैरह जो रीजन्स है, स्पेशली जो यूरोपियन साइड ऑफ रशिया है, तो उससे आना-जाना आसान हो जाएगा। तो इस पे बातचीत होगी कि भाई कैसे हम कार्गो जो है हमारा ट्रेड इस रूट से बढ़ाया जाए। और जो नॉर्थ नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मोस्टली जो ईरान के थ्रू आ रहा है ना, जो ईरान या ईरान के थ्रू रशिया के थ्रू हमारा ट्रेड हो रहा है, इस पे ही थोड़ा सा बातचीत हो रही है। और अभी रिसेंटली एक रशिया से जो हमने कोल इंपोर्ट किया वो इसके थ्रू आया था। तो इस पे बात हो रही है कि भाई कैसे हम जो वहाँ पे कस्टम्स क्लियरेंस अच्छे से बढ़ाएं, और दोनों देशों के जो कस्टम्स हैं, या जो भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो चीज़ें होती है उसको डिजिटलाइज करें, थोड़ा-सा आसान हो जाए चीज़ें, ठीक है? क्योंकि इंडिया रशिया का ट्रेड जो था बहुत अचानक से बढ़ रहा है, पहले इतना ट्रेड नहीं था। तो अभी भी ओल्ड सिस्टम्स कहीं-कहीं हो सकते हैं। और ऐसे ही कहा गया है कि ऐसे ही इंक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड एंड फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र हम रशिया से ले रहे हैं। रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइज़र का। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो बात हो रही है वो कुछ महीनों पहले रशिया ने भारत से केले इंपोर्ट किए थे, बनाना इंपोर्ट किए थे, हमने उन्हें एक्सपोर्ट किए थे। तो होता ये है कि हर कंट्री का अपना अपना स्पेसिफिक नॉर्म्स होते हैं। मतलब कि आप किस तरह का चीज़ यूज़ करते हो, वो बनाना कितनी क्वालिटी का है। तो इस पे बात हो रही है कैसे उसको बढ़ाया जाए, और अ, जो भी जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसको हटाया जाए, ताकि जो है भारत वाले और जो है एक्सपोर्ट कर सकें, खाने-पीने की चीज़ें और जो फ्रूट्स हैं वो रशिया को एक्सपोर्ट कर सकें। तो जो भी उनकी क्राइटेरियाज़ है उसको और सिम्प्लीफाई किया जाए, इससे बात हो रही है, ठीक है? और एक जो और जो में इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन और रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल। तो रशिया की जो कंपनी रोसटेम वो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में इंटरेस्टेड है इंडिया में, मतलब बनाने में सॉरी, डेवलप करने में इंटरेस्टेड है। और पहले भी हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ जो है रशिया के सपोर्ट से स्टार्ट हुए थे, तो रशिया की कंपनी इंटरेस्टेड है। और ऑयल रिफाइनिंग अगर आपको पता हो तो एक जो रिफाइनरी नायरा जो कंपनी है, रशिया की कंपनी है, उनका स्टैक है एक भारत की रिफाइनरी में। तो ये रशिया वाले चाहते हैं कि भाई भारत में एक ऑयल रिफाइनिंग को और बढ़ाया जाए। मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि हम जो है रशिया से कच्चा तेल इंपोर्ट करें, और जो रिफाइनरी इंडिया में है वो जो है उसको प्यूरीफाई करे, और फिर उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाए, अफ्रीका में, एशिया में, कहीं भी। तो भारत एक मिडिल हब बन सकता है, ठीक है? और वो जॉइंटली मतलब फ़ायदेमंद हो जाएगी, मतलब कि जॉइंट में हम ना उनका और हमारा दोनों का जॉइंट हो जाएगा, और हम एक्सपोर्ट करेंगे। उससे उनका ही फ़ायदा है, हमारा ही फ़ायदा, ठीक है? तो इस तरह से बात हो रही है। और इसमें और बस ये डिटेल में और इतना ज़्यादा नहीं जाएँगे हम। और जो छठा पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत हमारे काम का हो सकता है। देखो, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरेक्शन इन द फील्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शंस एंड शिप बिल्डिंग, स्पेस एंड अदर इंडिविजुअल सेक्टर्स। देखो, यूँ समझ लीजिए कि कैसे बताऊँ, रशिया की कंपनी ने भारत में मेक इन इंडिया के तहत राइफ़ल का प्रोडक्शन करना शुरू किया है, जो कि भारतीय सेना यूज़ कर रही थी। तो अब उसे भारत में बनाया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत।
और अब उसकी पॉसिबिलिटी एक्सपोर्ट करने की भी है, उसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा था कि भारत सरकार चाहती है कि उस रुपए का यूज़ हो, तो भारत सरकार इनकरेज कर रही है रशिया वालों की, भाई जो हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, उनमें आप पैसा लगाओ, उस रुपए को आप इसमें लगाओ। जैसे कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन बन रही है, ब्रिजेस हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो आप उसमें उस पैसे को इधर लगाओ, इन्वेस्ट करो। आप उसको यूज़ कर सकते हो। और एक जो हमारा जो अ, वंदे भारत स्लीपर वर्जन जो आ रही है, उसमें दो दो कंपनी को ठेका दिया गया है 200 कोचेस बनाने का, 120 और 80। तो उसमें एक कंपनी रशिया की कंपनी भी है जिसने जॉइंट वेंचर के साथ, भारत की कंपनी का जॉइंट वेंचर में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वंदे भारत स्लीपर कोचेस के। तो ये एक शुरुआत है। हम जो है थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने अपने जो ट्रेड था उसको डिफेंस से थोड़े दूसरे सेक्टर्स में जा रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट उसमें वर्ड है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग जो है भारत में इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब हम डिफेंस के शिप्स तो बना रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा जिस तरह का हमारी कंट्री का ट्रेड वॉल्यूम है, और जिस तरह से हमारा हम जितना तेल से लेकर हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास का अपना कोई डेडिकेटेड बड़ा फ्लीट नहीं है, और शिप बिल्डिंग हमारे यहाँ उस लेवल की नहीं है। तो ये हो सकता है कि जैसे कि रशिया से ट्रेड करने के लिए, कंसिडरिंग जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और पता नहीं कब तक जारी रहेंगे, तो ये हो सकता है कि भारत और रूस एक जॉइंट फ्लीट का प्रोडक्शन करें, मतलब वो मिलके जहाज बनाएं और उसका इस्तेमाल सिर्फ रूस से भारत के बीच ही हो, रूस और भारत के बीच ही हो ट्रेड के लिए, ताकि उस वो एक सैंक्शन फ्री कॉरिडोर बन जाए और सैंक्शन फ्री जो है ट्रेड बन जाए। तो शिप बिल्डिंग में फ़ायदा हो सकता है। हम उनकी एक्सपर्टीज़ से भारत के जो शिपयार्ड्स हैं वहाँ पर शिप्स बना सकते हैं, या फिर उनके लिए शिप हम बना सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास स्केल है, तो हम जो है लार्ज स्केल शिप बना सकते हैं। और रशिया को जो है अब सैंक्शन से बचने के लिए एक वो कोशिश कर रहे हैं कि शैडो फ्लीट या फिर अपना खुद का जहाजी जो है फ्लीट बनाया जाए, जिसका सिर्फ इतना काम हो कि रशिया से तेल, गैस, फर्टिलाइज़र दुनिया भर में लेके जाया जाए। तो उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। मतलब हम उनको कह रहे हैं कि भाई क्यों ना तुम इस उस पैसे को जो हम रुपए तुम्हें दे रहे हैं उसको वापस भारत की शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट करो। हम तुम्हारे लिए शिप बनाते हैं, उसको हम आपस में भी यूज़ करेंगे, तुम उसको दुनिया में भी अपना सामान बेचने के लिए यूज़ कर देना। तो ऐसे ही कर लेना। ऐसी स्पेस और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर से बात हो रही है। और तो इसमें ये जो लास्ट लाइन है, कन्वर्जेंस ऑफ अप्रोचेस ऑफ द पार्टीज इन द फील्ड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मेट्रोलॉजी एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। तो देखिए ये ऐसा है कि हर कंट्री के अपने-अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कैसे चीज़ों को मेज़र करता है। या जैसे कि हम लाख, 2 लाख की बात करते हैं, अमेरिकन लोग बिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस की बात करते हैं, रूस में थोड़ा-सा अलग होगा मेज़रमेंट सिस्टम। तो ये बात हो रही है क्यों ना हम थोड़ा-सा एक यूनिफ़ॉर्मिटी लाएँ या एक-दूसरे को समझ के इक्विवेलेंट लाएँ दूसरे दोनों का, ताकि हमें जो कन्वर्ट करने में आसानी हो, और जो एक-दूसरे के जो स्टैंडर्ड्स है समझकर ट्रेड करने में और एक-दूसरे की इंडस्ट्रीज़ में, एक-दूसरे के प्रोडक्ट्स को खरीदने में आसानी हो। तो ये होगा। और इसमें जो 7वाँ पॉइंट है वो भी वही चीज़ है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, साइंस एंड रिसर्च। तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, ये वही बात है कि इंडिया का जो आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी हमारी अच्छी टेक्नोलॉजी है और रशिया इससे एडवांटेज ले सकता है। तो वही बात हो रही है क्यों ना जॉइंट प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, मतलब भारतीय कंपनियाँ रूस में जाकर उनके लिए जो डिजिटल इंफ्रा उनको डेवलप करें, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट किया जाए। और कोशिश की जाए कि किस तरह से जो है इन कंपनीज़ को सैंक्शन फ्री बनाने के लिए या फिर सैंक्शन से बचने के लिए जॉइंट वेंचर बनाया जाए, उनको थोड़ा-सा फाइनेंशियली थोड़ा-सा इंसेंटिव दिया जाए ये सब काम करने के लिए। तो ये 7वें पॉइंट में यही है। और जो 8वाँ पॉइंट है मेरे हिसाब से, ये ये इस बेसिस पे कि भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स रशिया में मेडिसिन पढ़ने जाते हैं। तो बात ये हो रही है कि क्यों ना अम, रशिया और इंडिया वाले इस बात से बातचीत करें। मतलब ये स्टेटमेंट कहता है कि इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की रशिया में ब्रांच खोली जाए। इस पे इसकी पॉसिबिलिटी को स्टडी किया जाए, और फिर जो है रिक्रूट किया जाए या भारतीय लोग वहाँ जाके है ना सर्विसिंग दें। और इसके अलावा जो है जॉइंट रिसर्च की जाए मेडिसिन और एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स में साथ मिलके। तो एक ओपन एंडेड ये चीज़ है। और इस पे बात हुई थी जब जयशंकर जी, डॉक्टर एस जयशंकर जो है पिछले साल
दिसंबर में जब रूस की यात्रा पे गए थे, तो वहाँ पे एक काफ़ी नामी जो डॉक्टर हैं, जो कि रूस में ही रहते हैं, भारतीय हैं, उन्होंने ये मुद्दे को उठाया था कि भाई क्यों ना हम रूस और भारत जो है मिल के काम करें इस जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है मेडिकल की फील्ड में। तो मेरे ख्याल से इस पे ध्यान दिया गया है। और ये जो नवा पॉइंट है कल्चरल, मतलब ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन, मतलब कि लोग आपस में जाएँ करें, उस तरह से बातचीत हो। मतलब कि अगर किसी को बीमारी हो, यहाँ से वहाँ चल जाए। और भारतीय लोग जो जिनको शेंगन वीज़ा में दिक्कत होती है, वो रूस जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है रूस ने या तो इंट्रोड्यूस कर दिया है या फिर करने वाले हैं भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री रेजीम, मतलब वीज़ा फ्री ट्रैवल। आप बिना वीज़ा के रूस जा सकते हैं। और थोड़ा-सा फ्लाइट का प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से डायरेक्ट फ्लाइट शायद अभी नहीं है या स्टार्ट हो गई है, शायद एक ही फ्लाइट स्टार्ट हुई है। तो उसको उसके अगर वो सॉर्ट आउट हो जाए तो भारतीय लोग रूस जा सकते हैं। और अगर पेमेंट मैकेनिज़्म सॉर्ट आउट हो जाए, तो क्या ही बात है। आप आराम से इतना बड़ा कंट्री, इतना ब्यूटीफुल कंट्री जिसको शायद भारतीयों ने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक, वहाँ जाके आप घूम सकते हैं। और इसी पे बात हो रही है कि भाई कैसे हम कल्चरली जो है आपस में एक-दूसरे से बातचीत करें। और बीच में शायद यही बात हुई थी कि भारतीय फ़िल्मों की रशिया में शूटिंग के लिए उनको थोड़ा-सा इंसेंटिव दिया जाए, कुछ बेनिफिट्स दिए जाएँ। तो इस तरह से ये बातचीत है। तो ये जो है नटशेल में एजेंडा है। एक चीज़ जो मैं पहले पॉइंट पे भूल गया, एक चीज़ मैं भूल गया जो बता देता हूँ फिर से। तो पहला पॉइंट था कि उम, नॉन ट्रेडिव बैरियर्स को हटाया जाए। और अ, यूँ समझ लीजिए कि रूस एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत भारी मात्रा में, मतलब वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, मतलब तेल, गैस, यूरेनियम, निकोल, प्लैटिनम सॉरी। और भारतीय इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ चाहिए। तो हम जो है रिसोर्स हंग्री नेशन है। इतनी बड़ी आबादी है हमारे पास तेल नहीं है, हमें पेट्रोल चाहिए होता है, डीज़ल चाहिए होता है। तो जो रूस है, इस मामले में हमारी काफ़ी मदद कर सकता है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि रूस को यूरोपियन लोगों लोगों ने उससे रूस से यूरोपियन देशों ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ट्रेड करना बंद कर दिया। तो भारत एक अच्छा सप्लायर, भारत के लिए वो एक अच्छा सप्लायर बन गया, या रूस के लिए भारत एक अच्छा मार्केट है लॉन्ग टर्म। तो ये जो ट्रिप थी, इसमें कोशिश की गई कि भाई जो जो हमारा जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए जाएँ कि भई अभी जैसे हम जो तेल खरीद रहे हैं वो स्पॉट प्राइसेज़ पे होता है, मतलब जो मार्केट रेट पे चलता है ऊपर-नीचे करके। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन हो जाता है रूस के साथ, तो जो प्राइस है वो फिक्स हो जाएगी उस फिक्स प्राइस पे। तो उससे एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है हमें भी और रूस को भी। मतलब हमें फ़ायदा ये है कि हम जो है जो मार्केट में स्पेकुलेशन होती है ऑयल प्राइस की, उससे बच जाएँगे। और एक हमारा बजटिंग कैलकुलेशन ईज़ी हो जाएगा। और रूस को फ़ायदा है कि भई एक मुश्त अमाउंट उनको मिलता रहेगा। तो इस पे मेरे ख़्याल से बातचीत हुई है और इस प पहले स्टेटमेंट का मतलब ये निकाला जा सकता है। बाकी ये मेरी सोच है, जितना मुझे जितना मैं रूस के बारे में पढ़ रहा हूँ या रूसी भाषा के समझ जाता हूँ और जो मैं फ़ॉलो करता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो, या हो सकता है मैंने कुछ ओवर एस्टिमेट कर लिया हो कि ऐसा है ही नहीं इस स्टेटमेंट का। लेकिन और और अगर आपको रूस जाना है फ्यूचर में और रूस जाने की तमन्ना हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रूसी भाषा सीख सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैं रूसी भाषा सिखा सकता हूँ, एक बेसिक लेवल की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों के साथ। और हिंदी में ऐसे ही और कंटेंट, हिंदी में ऐसा ही जियो पॉलिटिकल को लेकर हिंदी में कमी है, तो मैं कोशिश करूँगा और लाता रहूँ। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय-बाय, और जैसे रूस में कहते हैं, "до свидания"।